साथियों जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, उलगुलान उल जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद, सतरंगी सलाम और बहुरंगी सलाम। तो आज हमारा फिर से एक बार मिलना हो रहा है और आज बहुजन संवाद में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आपके टीम के और एक दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथी जो हम हैं कहते हुए तुषार मस्के जी, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मंजुल भारद्वाज जी जो कि थिएटर ऑफ रिलेवेंस लेकर हमारे साथ बहुजन संवाद में लगातार जुड़े हैं। पहले तो आए थे पर्सनालिटी ऑफ द वीक में, लेकिन धीरे धीरे सावित्री एक लोक शास्त्र करते हुए, फिर आई एम द गर्ल, माय नेम इज स्माइली होते हुए, अब जो बच्चों का भी थिएटर है वो कैसे है, युवाओं का थिएटर कैसे है, वो सारा समझते हुए और रिलीवेंस वाले सारे नाटक, रंगभूमि किस तरीके से लोगों के लिए रिलीवेंट हो सकती है, इन मुद्दों को लेकर बात रखते हुए एक विचारकी को लेकर मंजुल जी हमेशा अपने टीम के साथ आते हैं और उनकी टीम भी मंजुल जी के साथ आती है। तो आप सबका स्वागत है, साइली, अश्विनी, कोमल और मंजुल जी। तुषार का तो मैंने कर ही लिया है पहले स्वागत। तो आज हमारे हालांकि पहले होता था कि बुधवार माना जाता था युवा संवाद का दिन, लेकिन धीरे धीरे हमारे इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं बहुजन संवाद में। लेकिन हमने सोचा है कि युवाओं के साथ बात तो करनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल रोजगार का ही मुद्दा नहीं है, लेकिन रोजगार का मुद्दा अहम मुद्दा है। आज हुआ कि कोरोना के काल में लोगों को लगा कि हमारे पास कोई दूसरे संसाधन है या नहीं है। जैसे मेरे एक शो में मैं जब बात करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको मैंने देखा है, जो अलग अलग कार्यकर्ताओं के बच्चे रहे हैं, या फिर मैंने देखा है मेरे आजू बाजू के बच्चे रहे हैं जिन्होंने अपने बहुत अलग हटकर करियर किए, और इतने हटकर करियर किए हैं। मेरी खुद की बेटी ने जब थिएटर करना सोचा तो बाकी सब ने कहा कि अब इसका निर्वाह कैसे होगा, तो हम लोगों को वो चिंता नहीं थी, क्योंकि हमको लग रहा था वो जो भी चूज कर रही है वो अपने बलबूते पर खड़ी रहेगी, और आज वो एक अच्छी नाट्य लेखिका के तौर पे लोगों को परिचित है। मंजुल जी से जब बात हुई तब मैंने और उनका प्रवास मैंने केवल उनसे नहीं सुना, मैं कुसुम त्रिपाठी मेरी एक जो दोस्त है जिन्होंने मंजुल जी के ऊपर लिखा भी है, उनसे भी मैंने सुना। तो ये जो एक पूरा एक सफर है, खोजते खोजते अपने खुद की एक बहुत रोजी रोटी के आगे जाकर अपना जो इप्सित होता है, जिसको हम कहेंगे, आप सबने पढ़ा भी है, तो ये पॉलो कोएल्हो की जो किताब है जो अल्केमिस्ट, तो अल्केमिस्ट पढ़ते हुए लगता है कि हमारा जो मकसद है, वो जो मंजिल है वो कहाँ है। तो ये मंजिल ढूंढने के इसमें भी हमारा जो रोजी रोटी वाला हिस्सा है वो हमारे जुनून का भी हिस्सा बन सकता है। तो ये मैंने मंजुल जी में भी देखा, ये मैंने मेरी बेटी में भी देखा, ये मैंने अश्विनी में देखा, कोमल में देखा, साइली में देखा, तुषार को मैंने देखना बाकी है। लेकिन ये सब जो है मैंने जब देखा तब मुझे लगा कि ये चीज लोगों के सामने आनी चाहिए। अब बात ये है कि मंजुल जी के पास उसका एक बहुत बड़ा तत्वज्ञान है, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर एक सिद्धांत बनाया है कि क्यों और कैसे थिएटर एक हमारे केवल जीवनी का भाग नहीं, या जीवन यापन का भाग नहीं, जीवन निर्वाह का भाग नहीं, तो हमारे रिलीवेंस का भाग हो सकता है, हमारा संदर्भ हो सकता है, हमारे जीने की बात हो सकती है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि युवा आज एक फ्रस्ट्रेशन के दौर में से गुजर रहे हैं, खोज रहे हैं बहुत कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या उनके जीवनी के साथ जुड़कर भी हो सकता है, या उनके जीवनी का मकसद हो सकता है थिएटर। और वही समझने के लिए आज हम इस टीम के साथ बात करेंगे कि युवाओं के लिए क्या थिएटर एक करियर हो सकता है। ऐसा मैंने लिखा तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हम किस तरीके से इसको करियर के तौर पे, क्योंकि थिएटर अगर देखा जाए तो मुझे याद है जब मेरे पापा थिएटर करने लगे, वो बैंक में थे, तो सबने कहा कि अब तो बर्बादी है, अब तो इनके पैसे उड़ने वाले हैं और बस सारा पैसा जो जाएगा थिएटर में चला जाएगा, घर में कोई भी कुछ भी नहीं आएगा। और इसी तरीके से थिएटर के बारे में एक समझ था। रंगभूमि में जाने वाले जो लोग हैं वो कड़के होते हैं,
उनके घर में कुछ नहीं आता है। जैसे एक्टिविस्ट लोगों के बारे में, हमारे बारे में है समझ कि वो कड़के होते हैं और वो कुछ भी नहीं कमाते हैं। एनजीओ आई तब जाके कार्यकर्ताओं को थोड़े से अच्छे दिन वगैरह वगैरह वाला बात देखने को मिली। और अभी तो अच्छे दिन की बात तो यानी समझ ही लीजिए कि बुरे दिन की बात है। इन बुरे दिनों में अच्छे दिन कैसे लाएं, इसको लेकर भी मंजुल जी तो काफी लिखते रहते हैं। उनकी कविताओं में भी ये सारी चीजें ऐसे उभर कर आती है कि एक बहुत अलग तरीके का, केवल वो सरकाज़म नहीं है, अलग तरीके के हमारी वो दृष्टि है, और वो दृष्टि वो देते रहते हैं कि ये सारे जो टिप्पणियां हैं उसको हम कैसे देखेंगे। तो मेरा पहला तो सवाल मंजुल जी से है कि मंजुल जी, जब आपने सोचा तो आपने सोचा कि करियर बनाना है तो बस थिएटर में ही बनाना है, अब आगे कुछ नहीं करना है। अगर अभी बबली के साथ मेरी फैमिली भी जुड़ी है तो अभी मेरा पैसा जो आएगा वो थिएटर से ही आएगा, और मेरा आगे कैसे होगा, और इतने सारे लोगों को, कलाकारों को संभालना पड़ता है। अब मीठाबाई नायगांव करके जब किस्से सुनते हैं तो सुनते हैं कि कितने सारे लोगों को देना होता था, तो वो देना होता था तो कैसे होता था, उनकी लाइफ में कितनी ट्रेजेडी है। आपका क्या अनुभव है और आप युवाओं को किस तरीके से बताओगे कि आज के दौर में आपकी जिंदगी में भी थिएटर एक रिलीवेंस हो सकता है या करियर भी बन सकता है। करियर ये शब्द मुझे बहुत ही क्लीशे लगता है, मुझे लगता है कि कोई उसमें दम नहीं है। करियर, कुछ करियर नाम की बात जो होती है तो वो मुझे कुछ हजम नहीं होती है। आप बताइए इसको क्या अच्छा शब्द हम सोच सकते हैं। रोजगार भी मुझे हजम नहीं होता है। मुझे लगता है कि क्योंकि किसान जब रोटी कमाता है या कमाती है, या तो वो जो इतनी सारी मेहनत डालती है, इतनी सारी ऊर्जा डालती है, तो वो इतनी ऊर्जा डालने के बाद मुझे इतना इतना सा ही मुझे उसमें से पैसा मिल रहा है, ऐसा सचमुच सोचती है क्या? क्योंकि वो डालते समय तो बहुत ही तन मन धन से डालती है और वो मिट्टी के साथ जुड़ जाती है। तो इसको कैसे हम रोजगार केवल कहे, ये मेरे सामने सवाल भी है। तो मंजुल जी जवाब दे, क्योंकि मंजुल जी के कविताओं में भी इसके जवाब होते हैं। तो मंजुल जी। नमस्कार। हम हैं सभी युवा साथियों को सलाम। और जैसा हमारी प्रिय लता जी ने कहा कि करियर जो ये शब्द है, इसकी स्पेलिंग चेंज कर लीजिए लता जी। इसका CAREER की बजाय इसको करियर कर लीजिए, CARIER कर लीजिए, तो उससे आपका हो सकता है एक दृष्टि सुलझ जाए कि सत्य के संवाहक होते हैं रंगकर्मी, नाट्यकर्मी सत्य के संवाहक होते हैं। वो सत्य का प्रकाश लेके चलते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है, जो हमारा विषय है, उसका सीधे सीधे मैं जवाब दूं कि प्रिय युवाओं, नाटक में या एक रंगकर्मी के तौर पर आप जिंदा रह सकते हो। मंजुल जी का कनेक्शन टूटा है। अगर मंजुल जी का कनेक्शन टूटा है तो वहां से पकड़ लेना चाहिए हमको। मैं अश्विनी जी को कहूंगी कि वो उसके आगे थोड़ा सा जोड़ना शुरू करे, तब तक मंजुल जी फिर से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। सर ने जिस बात से शुरुआत की कि सत्य के संवाहक होते हैं रंगकर्मी, और इसमें रंगकर्म में जीना बिल्कुल संभव है, और वो अभी तक हम जीते आ रहे हैं। पिछले 10 साल से मैं थिएटर ऑफ रिलेवेंस की रंगकर्मी हूँ, अभ्यासक हूँ, और 10 साल से रंगकर्म कर रही हूँ। रंगकर्म के अलावा मैं कुछ नहीं करती, और रंगकर्म में ही मैं अपना जीवन जीती हूँ। और जैसे मेरी एक शुरुआत हुई, तो हाँ, मेरी वो अवधारणा थी, मानसिकता थी कि रंगकर्म से पैसा नहीं मिलता, या रंगकर्म नाट्य ये एक सीमित दायरा है, या नाटक एक पायदान है सिनेमा सीरियल में जाने के लिए। तो ये अवधारणा मेरी भी थी,
लेकिन जैसे जैसे मैंने थिएटर ऑफ रिलेवेंस में रंगकर्म करना शुरू किया, मेरी एक एक अवधारणा टूटने लगी, क्योंकि मैं रंग कर्म को एक रंगमंच तक सीमित देख रही थी, और रंगमंच तक सीमित देखना ये सबसे बड़ी मानसिकता थी जो मैंने ब्रेक की, क्योंकि रंग कर्म रंगमंच तक सीमित नहीं होता, उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी होती है। और आजकल युवाओं में या समाज में ये अवधारणा बहुत है कि रंग कर्म वहां तक ही सीमित है जहां तक वो रंगमंच पे दिखता है। तो इसीलिए वो एक पूरे जीवन रंग कर्म का विचार नहीं कर पाते। तो वो दृष्टि, वो नजरिया बदलने की बहुत आवश्यकता है, जो हमने थिएटर ऑफ रिलेवेंस में बहुत किया है। मैं तुषार के पास आती हूँ। तुषार जी, आपको क्या लगता है जो अश्विनी कह रही है उसने एक तरीके से डीमिस्टिफाई कर दिया, जिसको हम कहेंगे कि लोगों के मन में एक बहुत ऐसी धारणाएं हैं, और उन धारणाओं के धारणा ये है कि रंगकर्म चुन लिया करियर के तौर पे तो हमें पैसा बहुत कम मिलता है, हम इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं उसके बदले में, या कुछ प्राध्यापक बन जाए तो हमें रोज पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और जो बच्चे मजदूरी करते हैं वो घर में कम से कम मजदूरी तो लाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो इस तरीके से रास्ते पे जाके नाटक करते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं लाते हैं। आपकी क्या धारणा है? जी, सबसे पहली बात, मैं 7 साल से थिएटर ऑफ रिलेवेंस नाट्य सिद्धांत के तहत नाटक कर रहा हूँ, और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और व्यक्तिगत जीवन जी रहा हूँ कि थिएटर के साथ जीकर भी जिया जाता है, और मैं जी रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले बात होती है कि थिएटर को घर में लाना। तो मैंने जो पहली पहल की कि थिएटर को मैंने अपने घर में लाया, मैंने उसको अपने फैमिली से जोड़ा। हर व्यक्ति के साथ थिएटर का क्या मतलब योगदान है उनके जीवन में, तो वो जुड़ने के बाद मेरी जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वो कठिनाई खत्म हो गई, और उनका जो सहयोग है मेरे लिए एक प्रेरणा बना, एक आधार बना। एक कैसे जोड़ा आपने? क्योंकि थिएटर को घर से जोड़ना बहुत बार ऐसे होता है कि रंगकर्मी जो होते हैं वो बाहर नाटक करके आते हैं, फिर घर में लोग उनको एक कलाकार का या फिर लेखक का या फिर उसमें जिस तरीके से भी थिएटर में उनका रोल है वो उस रोल में पहचानते हैं, या फिर नेपथ्यकार हो या प्रकाश योजना करने वाले हो। लेकिन आपने कैसे जोड़ा इस घर को? और फिर मंजुल जी आए हैं तो मंजुल जी से भी बात करती हूँ। तुषार जी, सबसे पहले मैंने जो हमारा एक नाटक है मंजुल सर ने लिखा है, मैं औरत हूँ, इस नाटक का प्रयोग मैंने अपने एरिया में लगाया, मेरे मम्मी के लिए लगाया। उसके बाद उनको भी लगा कि नहीं, मेरा इस नाटक के साथ मेरी एक भूमिका है, और वो जवाबदेही के साथ उन्होंने मुझे कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जब हम कार्यशाला में नाट्य प्रयोग करते हैं, हमारे ऊपर नाटक के साथ जीते हैं, तो जो प्रोसेस होती है वो घर में आके हम उसको शेयर करते हैं फैमिली वालों के साथ, तो उसके साथ उनको भी पता चलता है कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं। मंजुल जी, इसको लेकर मुझे आपको सवाल है कि एक शिविर के जैसे ये होता है क्या? आपने इस कम्यून या शिविर की संकल्पना को विस्तृत किया है क्या? जैसे तुषार बोल रहे थे या अश्विनी बोल रही थी, अश्विनी ने तो डीमिस्टिफिकेशन किया जो भी था, तुषार ने कहा कि उन्होंने घर में थिएटर लाया, तो ये क्या है संकल्पना? मंजुल जी। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं जहां हूं वहां नेटवर्क आता जाता रहेगा, तो मैं इस बात से शुरू करता हूं कि जो मैं कह रहा था सभी युवाओं को कि युवा साथियों, रंगकर्म में एक रंगकर्मी के तौर पर आप जिंदा रह सकते हो, आप सत्य की मशाल आज जीवन लेकर चल सकते हो, और आप भूखे नहीं मरोगे। आप अपने परिवार को एक सम्मानजनक समाज में जो संसाधन चाहिए होते हैं वो मिलेंगे आपको। और ये बिल्कुल मैं कह दूं कि सारे युवाओं, भारत देश अब युवा देश है और सभी युवाओं को रंगकर्म से जुड़ने की जरूरत है।
और मेरी आवाज पहुंच रही होगी, जुड़ने की जरूरत है। और किसी को यह शक नहीं होना है कि रंग कर्म से जिंदा रह सकता है व्यक्ति, उसका मैं उदाहरण हूं। और 1, 2, 3 दिन से नहीं हूं, 1/3 सदी, मैं 30 साल से रंग कर्म पे अपनी दाल रोटी खा रहा हूं। दूसरा, मैं गली मोहल्ले तक रंग कर्म नहीं करता। मैं मुंबई से मणिपुर, श्रीनगर से कन्याकुमारी, हमारे देश के हर भाग में मैंने रंग कर्म किया है, भारत की मिट्टी में। और भारत की मिट्टी से उपजा थिएटर ऑफ रेलेवेंस का सिद्धांत पूरी दुनिया को दिया है, और पूरी दुनिया इस बारे में रिसर्च कर रही है। थिएटर ऑफ रेलेवेंस पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी हो, अमेरिकन विश्वविद्यालय हो, यूरोपियन हो, वो पीएचडी का विषय कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो मंजुल जी कह रहे थे कि थिएटर ऑफ रिलेवेंस पर आज लोगों ने पीएचडी तक करना शुरू किया है। फिर मेरा कनेक्शन चला गया, मैं लौट आया हूँ। ये झटके मुझे लगता है सरकार, और मैं आ रहा हूं लता जी, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। अब सवाल ये है कि आज के संदर्भ में आप एक शब्द सुनते हैं, गोदी मीडिया। ये आप 2014 से सुन रहे गोदी मीडिया, लेकिन जब से मैंने थिएटर के लिए संभाला है 83, 84 से लेकर के, तब से थिएटर में ये गोदी मीडिया है। अब गोदी मीडिया क्या करता है? गोदी मीडिया भ्रांतियां फैलाता है। उसी तरह से थिएटर के बारे में जितने भी लिखने, पढ़ने, सोचने वाले हैं, वो भ्रांतियों के सिवाय सही बात नहीं पहुंचाते। और उसमें भी पहुंचाने वाले जो हैं, चाहे अब जैसे मैं बताऊं, कितनी दीनहीन साहित्यकार होंगे वो, मैं हिंदी की बात करूं, कितने दीनहीन, गरीब और दृष्टिहीन साहित्यकार होंगे जो साहित्य की पत्रिका निकालते हैं और रंगमंच के बारे में उनका कॉलम नहीं होता है। सोचिए, वहां से शुरू करते हैं। दूसरा, कितने गरीब अखबार होंगे वो जो रंग कर्म के बारे में नहीं लिखते हैं, नहीं समीक्षा करते हैं। वो गोदी मीडिया है, आप समझिए, रंग कर्म के लिए। वो इतने प्रतिगामी है, वो प्रगतिशील नहीं है। दूसरा, चूंकि बहुजन संवाद का एक चैनल है और आजकल वो बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन में एक कोई प्रगतिशील आवाज है, मीडिया की बात करता हूं, वो चैनल पे कितने रंगकर्म के बारे में चर्चा होती है। एक बहुत प्रगतिशील पत्रकार है जो लोकतंत्र का सिपाही, आपकी इकलौता बढ़िया काम कर रहा है, वो 1 घंटे का प्रोग्राम करता है, लेकिन करोड़ों के बजट लगाई हुई मुगले आजम पे करता है वो, लेकिन थिएटर पे नहीं करता है। ये हमारी लता जी, बहुजन संवाद का चैनल, ये सब जो है वो क्या नाम है, बात करते हैं, और ये हमसे बात भी करते हैं थिएटर के बारे में। लेकिन वो प्रगतिशील पत्रकार, उनको पता ही नहीं है, और उनको लगता ही नहीं है कि वो थिएटर के बारे में भी अगर 2 साल में एक आध कोई संवाद करें तो कितने युवाओं को उससे जुड़ने की बात होगी। खैर, हम रंगकर्मी उनके मोहताज नहीं है। जैसे मैं, लता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, जैसे मैं पत्रकारों के लिए भी कार्यशाला करता हूं और उनको सही कह रहा हूं, उनको साथ मेरा संवाद होता है, खरीदो और बेचो, जो बिकेगा वो दिखेगा, जो बिकेगा वो छपेगा। जब आपका संपादक कहता है तो आपको पत्रकार, आपके अंदर जो बैठा पत्रकार उसको मारता है और आपके अंदर एक सेल्स गर्ल्स और सेल्स पर्सन पैदा करता है। और जब मैं उनके साथ बात करता हूं कि मैं किसी अखबार का एडिटर नहीं हूं, चैनल का सीईओ नहीं हूं, लेकिन मैं आदिकाल का पत्रकार हूं। जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक, तुम्हारा प्रिंट कुछ नहीं था, तो मैं एक डिंडोरजी हुआ करता था, और मैं रंगकर्मी हूं। तो रंगकर्मी मतलब आदिकाल का पत्रकार है, जो समाज की आवाज है। और समाज की आवाज कैसे मर सकती है, लेकिन उस समाज की आवाज को मारने के लिए सरकार ने ऐसे संस्थान बनाए हैं, उसको प्रचारित करने वाले ऐसे लोग बनाए हैं
जो एक अंधों के हाथी की तरह रंग कर्म को बताते हैं। रंग कर्म में मुख्यतः अभिनेता को देखा जाता है, और वो अभिनेता क्या करते हैं, 2-4 नाटक करने के बाद सिनेमा में बिक जाते हैं, वो सदी के महानायक हो जाते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं बोल सकते, व्यापारी हो सकते। लेकिन रंगकर्मी जो है वो सत्य का संवाहक है, और सत्य कभी मरता नहीं है, हमेशा अमर होता है। बिल्कुल। इसके बाद मंजुल जी, हाँ मंजुल जी, इसी को लेकर एक बात कह दूं कि अभी अभी हमारे जिन्होंने कामगारों का एक बहुत ही कामगारों का वास्तव थिएटर में सामने रखा, वो जयंत पवार जी गुजर गए, और वो बहुत बड़े लेखक रहे, रंगभूमि के एक बहुत बड़ा स्वर रहे। उनको आदरांजलि अर्पित करते हुए ये जो आपका आज का एपिसोड है उनको समर्पित भी करते हैं। तो आप जो कह रहे थे कि रंगकर्मी क्या है और उन रंगकर्मी को एक प्रचलित व्यवस्था किस तरीके से देखती है, प्रस्थापित व्यवस्था, और वो प्रस्थापित व्यवस्था किस तरीके से एक दमन करती आई है, क्योंकि रंगभूमि ये इतना सशक्त माध्यम है कि उसके द्वारा स्वर वहां पहुंचता है। जो स्वर आप निकालते हो उसके द्वारा मुझे लगता है कि जो प्रतिध्वनि का सिद्धांत है इको, तो मैं एक गोल गुम्बज नाम का एक वास्तु है बीजापुर में, तो मैं वहां गई थी। तब मैंने देखा कि दीवार को अगर कान लगाते हैं तो आपको करीबन 1 मील दूरी के दीवार के पास जो बोली गई है बात वो सुनाई देती है। तो इस तरीके की लहरें जो है वो लहरें थिएटर पकड़ता है। तो ये जो थिएटर रंगभूमि आपकी पकड़ती है, ये लहरें, उसके प्रतिध्वनि की बात मुझे लगता है मंजुल जी कर रहे थे। तो आप बताइए मुझे, अभी मैं कोमल जी के पास आती हूँ, कि आप बताइए कि आपने इस तरीके से प्रतिध्वनि को कैसे पकड़ा, किस तरीके से आपने देखा कि नहीं ये लोगों की आवाज हो सकती है। किसी भी उदाहरण भी दे सकते हो, लोकशास्त्र सावित्री लोकशास्त्र का भी हो सकता है, या फिर आपकी जिंदगी में जो भी नाटक आपने खेले, तो ये कैसे बन जाता है, लोगों की प्रतिध्वनि कैसे बन जाता है? मैंने अपनी प्रतिध्वनि को पहले तो पकड़ा है अनहद नाद, अनहर्ड साउंड्स ऑफ यूनिवर्स, इस नाटक से। और सबसे पहले तो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब मुझे ये पता चला कि मुझ में अभिनय की कला है और मुझे नाटक करना है, तो अभिनय इस माध्यम से मैंने नाटक को देखना शुरू किया और मुझे बहुत आनंद उसमें आता था। और मैंने तभी सोचा कि हाँ, हमें अभिनय करना है, अभिनय में आगे बढ़ना है। पर जैसे जैसे अश्विनी के माध्यम से मुझे थिएटर ऑफ रेलेवेंस, इस नाट्य सिद्धांत के बारे में पता चला, मंजुल सर के बारे में पता चला, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में पता चला, तब मुझे ये एहसास हुआ कि केवल अभिनय यही नाटक नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड कमर्शियल थिएटर है, उसमें क्या होता है कि कलाकार की जो आवाज होती है, जो बुलंद आवाज होती है, उसी को मर्यादित किया जाता है, उसी को सीमित किया जाता है, या मैं कहूं खत्म किया जाता है। और जो सत्व की आवाज है वही खत्म हो जाती है, जो मुझे मिली अनहद नाद, अनहर्ड साउंड्स ऑफ यूनिवर्स, इस नाटक से। और सचमुच की जिस तरीके से एक वाद्यकार अपने वाद्य को के तरंगों को छेड़ता है, वैसे ही मंजुल सर ने मुझ में वो स्वर निर्माण किए, सृजित किए, और मुझे एक कलाकार होने की आवाज मिली, अपनी अनसुनी आवाज मिली, क्योंकि उस नाटक का ध्येय ही है कि अपनी अनसुनी आवाज को सुनो। और वो ध्वनि, जब मैंने वो गाना जो सर ने लिखा है, उस गाने की शुरुआत की, उसे मैं प्रस्तुत करने लगी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी आवाज स्पंदित होकर एक उन्मुक्तता का भाव लाती है, एक उन्मुक्तता का विचार प्रदान करती है, जो मेरे अंदर से शुरू होकर, सृजित होकर प्रेक्षकों में जागती है, रंग गृह में जागती है, देश में जागती है, विश्व में जागती है और ब्रह्मांड में जागती है। और वो वहां से ब्रह्मांड से एक कहते हैं ना, एक टकरा कर वो वापस मुझ तक पहुंचती है। तो यही तो है प्रतिध्वनि। मेरे अंदर एक कलात्मक उन्मुक्तता का आवाज जो सृजित हुआ, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है इस नाटक के जरिए से। और मैं ये एक कलात्मक प्रस्तुति है जो कला उन्मुक्तता के लिए
खासकर लिखी गई है, सृजित की गई है, प्रस्तुत की गई है, और इसके लेखक मंजुल सर ही हैं। एक तो बात ये है कि जब हम कहते हैं तो ये सारी बातें ना लोगों को लगता है ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। जब अनहद नाद हो, इस तरीके के प्रतिध्वनि मुझे मिले, लेकिन आप जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हो, जिसका आनंद ले रहे हो, यानी बहुत सारे इसमें ऐसे होता है कि मुझे अगर सुबह 10 बजे जाना है तो 10 बजे के बाद 5 बजे मुझे लौट के आना है, तो मैं वहाँ एक क्लर्क बन के जा रही हूँ और काम करके आ रही हूँ, नर्स बन के जा रही हूँ, सेवा दे रही हूँ, वापस आ रही हूँ। अगर मुझे उसमें आनंद नहीं आता है तो वो आनंद में केवल रोटी के लिए पैसा कमाने वाली बात हो सकती है। तो उसी को मैंने आपने कैरियर और करियर, ये दोनों शब्दों के स्पेलिंग्स को लेकर आपने बात किया, तो ये जो कैरियर है मेरे पीछे लगा हुआ, वो कैरियर लेकर जब बात करेंगे तो मंजुल जी कैसे इसको देखा जाए कि ये एक कमाने वाला साधन होकर भी प्रतिध्वनि के रूप में मेरे पास पहुंचे और वो एंजॉयमेंट हो। क्योंकि लोगों को, मुझे लगता है आप जिस तरीके से नाटक दिखाते हो उससे पता तो चलता है, लेकिन कितने लोगों ने इसको एक कलाकार, एक लेखक, एक नाटक में जितने भी रोल हो उनके तहत अपने आप की एक भूमिका के तहत पहचाना है। आपने बिल्कुल एक थोड़ी देर पहले शब्द कहा, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अरे भाई, नाटक क्या है? नाटक एब्स्ट्रैक्ट को सामने लाना है, यानी कि अमूर्त को मूर्त करना है, यही तो नाटक है। जो सत्य अमूर्त है उसको नाटक जो है मूर्त रूप में दर्शकों के सामने रखता है। और अगर आपको वही बंद कर दिया जाए तो आप जो है वो क्या नाम है, नाटक में कहां रहेंगे? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि युवाओं के सामने चुनौतियां क्या क्या है, या एक रंगकर्मी बनने के लिए क्या चुनौतियां? सबसे पहले तो उनको रंगकर्म का व्यापक स्वरूप नहीं दिखाया जाता, क्योंकि 100 समझिए अंदाज एक आंकड़ा लेके चलते हैं, तो 100 लोगों से पूछ लीजिए रंगकर्म क्या होता है, वो बोलेंगे एक्टिंग होता है। और एक्टिंग जो है वो उसका रंगकर्म का एक हिस्सा है, यानी कि उसका चेहरा है, उसकी आत्मा नहीं है। तो आपको पहले तो सबसे पहले जो आपके बीच में और रंगकर्म के बीच में है वो भ्रांतियां। तो युवाओं को सबसे पहले वो भ्रांतियां तोड़ने की जरूरत है। दूसरा, उनको रंगकर्म से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। और तीसरा, उनको जो योग्यता चाहिए है वो है सृजनशीलता, यानी कि आप सृजन करेंगे। ये 3 बातें हैं, यानी कि भ्रांतियां क्या क्या है वो आपको कठोर ने भी बताया, स्माइली ने भी बताया, तुषार ने भी बताया, और हमारी आदरणीय काकू जी भी आपको बताएंगी। लेकिन सबसे बड़ा युवा साथियों, आपको रंगकर्म में जीवन बिताना है, और तो आपको 3 मुख्य बातें करनी पड़ेगी कि भ्रांतियां तोड़ करके आपको सत्य के करीब जाना होगा। सो थिएटर बेसिकली, रंगकर्म सत्य के करीब रहने, साधने, जानने की तपस्या है। और आप जान लीजिए कि ये जो आप सिनेमाई नुमाइश देखते हो, ये थिएटर नहीं है। मतलब आज देश में 50 लाख जनता को मार दिया गया। अब कौन सदी का महानायक, कौन एक्टर है जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठा सकता है? यानी कि वो रंग नुमाइश है, शॉपिंग मॉल में रखे हुए पुतले हैं वो कलाकार नहीं है। एक तो बात। दूसरी बात जो है वो आपको जो है दृष्टि आपकी स्पष्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं, रंग कर्म वो है जो गांधी को सत्य की राह पे चलने के लिए प्रेरित करता है, और आपका नाटक वो नहीं करता है तो आप सत्ता दोनों, तीनों, चारों तरह की, जैसे हमारे समाज में एक व्याप्त है, नाटक क्या है, नचनिया गवनिया है। महाराष्ट्र में बोलते हैं नाटक क्या है, यार आओ जी बसा भाव जी, तो नाटक नहीं है, माफ कीजिएगा। नाटक नाचने गाने का हुनर भर नहीं है। नाचने गाने वाले गवैया बहुत है, जिसको हमारे आंदोलन वाले भी सलाम करते हैं। अरे वाह वाह, आपके आने से भीड़ जुड़ गई, आंदोलन बढ़ गया, आप नाच लिए, गा लीजिए, हो गया, वाह डमडमा बज गया, बहुत खुश होता है। मैं किसी की सहभागिता पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा दोस्तों,
हर एक को सहभागी होने का हक है। एक लाइन हर एक को सहभागी होने का अधिकार है, हमारे संविधान सम्मत अधिकार है, लेकिन आप उसको कलाकार बनाने की भूल मत कीजिए। जो व्यापार करता है कला के नाम पर, वो व्यापार ही करता है। तो जो हुनर है उसको दृष्टिगत करने की बात है। हाँ लता जी बोलिए, फिर मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा अगर नेटवर्क रहा तो। हाँ नहीं, मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए ये समझना चाहती हूँ कि ये जो है ना एक फीलिंग है। फीलिंग ये है कि हम नाटककार को क्यों बुलाएंगे आंदोलनों में भी, क्योंकि हम बहुजन संवाद में है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि हम क्यों बुलाएंगे। तो हमारे प्रेक्षक वर्ग बढ़ जाएंगे हम, और एक फीलिंग दे देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसका एक बाकी, अब तो बाकी एडवर्टाइज नहीं ला सकते, लेकिन ऐसे होगा। और उसमें ये समझ जब तक नहीं आएगी जो आप कह रहे हैं, उस तरीके की समझ आना जरूरी है कि ये लोगों के जो आपने अनहद नाद की बात की, तो ये जो अंदर का जो पूरा आवाज है, उस आवाज को दोहराते हुए पूरे विश्व तक पहुंचाने की ताकत जिस माध्यम में है, वो हमारे भाषणों में नहीं है, मोर्चे में नहीं है। वो हमारे, हम कितना नृत्य गाने गाते हुए भी जाएंगे, लोगों को वो मनोरंजन के नाम पे लगता है। लेकिन मैं बताती हूँ कि 10 मिनट का नाटक भी अगर उनके रिलीवेंट सब्जेक्ट पे हो और वो सवाल पूछते हो आप, तो उसका असर दिनों दिनों तक, सालों सालों तक मैंने देखा है। तो मैंने उजरा बेगम का शो देखा था एक पात्री, और मैं बताती हूँ कि उस दिन मैं महिलाओं के मुद्दे पर जब काम कर रही थी 7 साल, तो मेरा कैथारसिस नहीं हुआ था। उस दिन पहली बार मैं इतना रोई, और मुझे तब पता चला कि मैं रोज जले हुए महिलाओं का बयान लेती थी, और आज मुझे ये जरूरत थी। उजरा बेगम का जब मैंने शो देखा तब मुझे ये जरूरत। तो ये जो नाटक आपके साथ करता है, वो केवल करियर के साथ साथ आपको कितनी सारी चीजें देता है, क्योंकि डॉक्टर के साथ आपको सेवा जुड़कर आ जाती है, पत्रकार के साथ आपको बोल देते कि आप अवेयरनेस कर रहे हो, लेकिन नाटक के साथ केवल मनोरंजन जुड़ता है। और आप जो बोले वो बात मुझे बहुत महत्व की लगती है, और उसी को लेकर आप, क्योंकि संगठन और आंदोलन की बात आप कर रहे हो, तो उससे जरूर बताइए। देखिए लता जी, एक रंगकर्मी होने के नाते मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो रंगकर्मी या कलाकार की आवाज को राजनीतिक सत्ता दबाती है, ये जान लीजिए। ये हमारे जो प्रगतिशील आंदोलनकारी है ना, दरअसल ये कला के बारे में शून्य जानते हैं, और ये उसी परंपरा में आते हैं, चाहे वो वाम हो, साम हो, दक्षिण हो, जो भी हो अपने आप को प्रगतिशील कहने वाले। दरअसल ये कला और रंगकर्म के बारे में चेतना शून्य है, अनपढ़ है। और इनमें अगर कोई वाम वाले हैं तो मैक्सिमम गोरकी का नारा लगा के उसके आगे उनको कोई कलाकार दिखता नहीं है ना। जैसे वामपंथियों को मार्क्स के बाद और लेनिन, स्टालिन, उसके बाद कोई वामपंथी दिखता नहीं, वैसे ही दक्षिण वाले हो, वैसे ही और भी प्रगतिशील हो, ये सब जो है। क्यों? क्योंकि एक दो लाइन में समझ लीजिए कि सत्ता कलाकार से डरती है, क्योंकि कलाकार विद्रोही होता है और वो सत्ता को सत्य का आईना दिखाता रहता है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में राजनीतिक सत्ता ने उस कलाकार की आवाज को दबाया है। और रंगकर्म में दो पक्ष होते हैं, एक चेतना है, एक उसका सौंदर्य बोध है, जिसका एस्थेटिक कहते हैं। सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। अब शिवम को हम उसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए भारतीय भाषा में मैंने उसको उपयोग किया है, हालांकि संवैधानिक वो हमारा कलाओं का या एक वाक्य है, लेकिन सत्य जो है बहुत सुंदर होता है। तो वो जो सौंदर्य बोध है, वो सौंदर्य बोध जब कलाकार पेश करते हैं तो सत्ता उसको भोग में पलट देती है, और पद्म विभूषण और दरबारों के अलंकरण बना के कलाकारों को सजा के रखती है। और या उनको जो सोम रस है, या जो नशा है, या जो और तरह के भोग प्रवृत्ति है, उनमें धकेलती है, और उससे उनकी चेतना मरती है और हुनर जीवित रहता। पहली एक बात। दूसरा जो सत्ता का पक्ष है हमारा समाज, वो फ्यूडल है, वो फ्यूडल है, सामंतवादी है। उसके अंदर, सामंतवाद के अंदर घुस गया है पितृसत्ता। तो पितृसत्ता क्या करता है
कि आधी आबादी को रंग कर्म से जुड़ने नहीं देता, वो उसको अपनी इज्जत, वो उसको अपना बेगैरत समझता है। यानी कि बताइए, इतना पाखंड है समाज में कि जो सत्य दिखा रहा है वो लड़की, वो लड़का जो है वो उसको वस्तु समझते हैं, और इसीलिए वो वस्तु जो है, वस्तु समझने के लिए, एक पदार्थ समझने के लिए उसको उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए हमारे समाज में हीन दृष्टि से रंग कर्मियों को, कलाकारों को देखा जाता है। क्योंकि ये जो लैंडलॉर्ड्स है ना, फ्यूडल से पैट्रियार्कल फ्यूडल, ये जो कॉम्बिनेशन है, उसके ऊपर से जो है वो बाजार, उसके ऊपर से जो है वो आपके उसमें आप जोड़ लीजिए सांस्कृतिक चेतना के नाम पर जो होने वाले पाखंड है। तो एक रंग कर्मी के सामने ये सारी चुनौती, फिर वो क्या करते हैं, अच्छा भाई कुछ नाच गा लो, अरे नाचने गाने वाले उनको कुछ टुकड़े बांट दो, और वो लैंडलॉर्ड समझते हैं कि हम जो है इनके पालक हैं, पोषक हैं। तो रंग कर्मी युवाओं, साथियों, आपको एक रंग कर्मी होने के नाते इन सबको आईना दिखाने की जरूरत है, और आप इनको आईना दिखा पाएंगे तो रंग कर्म में रह पाएंगे। मैं ये भी बता दूं, जब मैंने कहा कि मैं रंग कर्मी होने के नाते जिंदा हूं, तो मैं इन सबसे लोहा लेता हूं हर रोज। जो अपने आप को जितना बड़ा प्रगतिशील कहता है, वो उतना बड़ा कलाकार के विरुद्ध वैसे ही फ्यूडल व्यवहार करता है, वैसे ही पैट्रियार्कल व्यवहार करता है, बाजार वैसे ही आपको खरीदने की कोशिश करता है, सत्ता वैसे ही आपको राजनीतिक सत्ता कुचलने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, पिछले 30 साल से, यानी 1/3 सदी से बिना राजनीतिक शरण पाए लिए, बिना इन फ्यूडल लॉर्ड्स की मदद लिए, बिना इस बाजार का एक पैसा लिए, बिना किसी फॉरेन फंडिंग या कॉर्पोरेट के आगे हाथ फैलाए, मैं और मेरे साथी जिंदा हैं। और भारत सरकार के 100 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक के सांस्कृतिक संवर्धन के बजट के बरक्स के सामने हम खड़े हैं और जिंदा है और सत्ता को आईना दिखा रहे हैं। ये क्यों? ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, वी द पीपल। तो थिएटर ऑफ रेलेवेंस की जो संकल्पना है लता जी, कि दर्शक सबसे बड़ा रंगकर्मी है, और हमने उस रंगकर्मी को अपने साथ जोड़ा है और दर्शकों की ताकत पर हम खड़े हैं और काम कर रहे हैं। तो युवा साथियों, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि इनमें आसरा नहीं ढूंढना है, आपको इनको आसरा देना है सत्य का, इंसानियत का। क्योंकि आज इस दुनिया में हिंसा जो है चरम पर है, विचार विकार के मवाद में फंसा हुआ है, राजनीतिक सत्ता 50 लाख लोगों को मार देती है और एक आवाज नहीं उठती कि क्यों मारा। और ये भी देख लीजिए, इस देश में 5.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, तब कोई आंदोलन नहीं निकला 1991 से आज तक। आज निकला है, उसका स्वागत है। आज हमारे किसान साथी जुड़े हुए हैं, उसका स्वागत है। आज हमारी जनता उसके साथ जुड़ रही है, उसका स्वागत है। हाँ लता जी। एक बहुत आप सबको ये सवाल है कि अगर इतना जोखिम भरा है नाटक अगर इतना जोखिम भरा है, वो आपको माधुरी दीक्षित या अमिताभ बच्चन या ऐसा नहीं केवल बनाता है, वो आपको साइली बना देता है, अश्विनी बना देता है, कोमल या तुषार बना देता है, या मंजुल बना देता है, तो क्यों करे नाटक? तो ये नाटक क्यों करे, और क्यों हम लोगों को जरूरी है सत्य का आईना दिखाने का? क्यों ये जोखिम लेने की जरूरत है? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? मेरे पास भी है, मैं आखिरी में कहूंगी उसका समापन, लेकिन इसका जवाब क्या हो सकता है? एक इसमें साइली आपसे शुरुआत करते हैं। क्यों करना है ये नाटक? आप जा रहे हो? अच्छा, मंजुल बोल रहे हैं, ओके। मैं एक दो लाइन बोलूंगा, फिर साथी बोले। मुझे बाजार में बिकने वाली वस्तु बनने से बेहतर मैं समझता हूं मैं एज ए इंसान, एज ए व्यक्ति जिंदा रहूं, और मैं समाज में इंसानियत जगाता रहूं। बाकी तो सब नुमाइश की बातें हैं, वो होती रहे। और ये जोखिम बुरा नहीं है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है मनुष्य बन के रहना और मनुष्यता को समाज में बनाए रखना। ये अगर आपको जोखिम भरा लगता है तो फिर आप जीते ही नहीं है, फिर तो आप पशु समान है, आप कोई वस्तु है। आप कुछ भोग के, कुछ काट के, कुछ करोड़ रुपए अपने बैंक बैलेंस में लेके चले जाते हैं,
पर आप सत्य के साथ खड़े नहीं होते। हाँ जी, बाकी सदस्य साथी बताएं। तो मैं साइली जी के पास आती हूँ। क्यों इस तरीके की जोखिम उठानी चाहिए? सैनिक ने उठानी चाहिए, बोली उनको परमवीर चक्र मिलेगा, लेकिन रंगभूमि पे इस तरीके की जोखिम क्यों उठानी चाहिए? साइली जी। जी बिल्कुल, हम हैं। मैं ये कहूंगी कि जैसे किसान खेती करते हैं, किसान किसानी करते हैं। अब हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज हमारे किसान साथी आंदोलन कर रहे हैं अपने ही हकों के लिए। तो किसान का काम भी तो जोखिम भरा है। उसने अगर सोचा कि मैं नहीं करूंगा, ये जोखिम भरा काम है, मैं खेती नहीं कर सकता, मैं किसानी नहीं कर सकता, तो कैसे होगा? तो ये एक भाग है। जैसे जवान लड़ते हैं सीमा पर, जवान सुरक्षा करते हैं हमारे देश की, और वो जब ऐसा सोचेंगे कि मैं ये जोखिम नहीं उठा पाऊंगा या उठा पाऊंगी, तो वो क्या बात होगी? वैसे ही रंगकर्म का है कि रंगकर्म जैसे थिएटर ऑफ रेलेवेंस मानता है, थिएटर ऑफ रेलेवेंस कहता है कि रंगकर्म विचारों का कर्म है, और विचारों का कर्म निरंतर करना है, क्योंकि उसमें ये बात आ गई कि मैं ये जोखिम भरा काम कर रही हूँ या मैं समझती हूँ कि ये जोखिम भरा है, तो फिर मैं ये विचारों का काम आगे नहीं ले जा सकती हूँ। और इससे ही शुरुआत होती है कि ये मेरा कर्म है। पहले तो उससे मेरा जुड़ाव कि ये मेरा कर्म है, मुझे करना है। फिर वो जब मेरा कर्म हो जाता है तो फिर उसका आह्वान, उसकी सफलता, उसका यश वो मेरा होता है। बहुत अच्छी बात कही है। तुषार, मैं आपके पास आती हूँ। तुषार, आप बताइए कि ये जो आपने जब आपके घर को जोड़ा और जिस तरीके से आपने एक व्याख्या बदल दी, व्याख्या ये बदल दी कि ये इसको पहले जिस तरीके से देखा जाता था उसको एक व्यापक रूप में देखने लगे और उसको रोजगार की व्याख्या बदलकर जीवनी की व्याख्या आई, तो वो उसको कैसे आप लोगों के सामने रखोगे? क्योंकि एक जो हमारा विषय है कि युवाओं ने ये करियर करते हुए क्या क्या दिख सकता है जो कभी तो उन्होंने देखा ही नहीं, है ना? तो सबसे पहली बात यह है कि जीवन जीना इतना आसान है क्या? जीवन जीना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं और क्या ढूंढेंगे? इसके तहत यह है कि नहीं, मुझे ढूंढना है जो मुझे लगे, मुझे जीने की प्रेरणा दे और मेरे जीवन को बेहतर बनाए। वही तो नाटक कर रहा है। जीने की प्रेरणा देने वाली चीज को लेकर हम अपने जीवन का ध्येय भी कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ पहले कोमल के पास, फिर अश्विनी के पास। कोमल, पहले आप जवाब दें। लता जी, आपने एक सवाल पूछा कि प्रतिध्वनि, तो जी हाँ, मुझे जिंदा रहना है, मुझे हार्ड मास का पुतला बनकर नहीं जीना। और रंग कर्म मुझमें वो, मेरे जीवन में वो प्राण फूंकता है कि मैं अपना जीवन जीऊं और मैं अपना अस्तित्व प्रतिध्वनित करूं, गुंजायमान करूं। तो इस तरीके से मैं अनंत काल तक जीना चाहती हूँ। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे चारुदत्त वसंत सेना का जो नाटक है वो आज भी मृच्छकटिक हम करते हैं, अनंत काल तक चल रहे हैं कितने सारे नाटक, जो कि मंजुल जी ने कहा कि सबसे पहले अनादि काल में क्या था? पत्रकारिता नहीं थी, आप लिख नहीं रही थे, आप आवाज थे। तो ये आवाज अश्विनी जी आपको थिएटर ऑफ रिलेवेंस में युवाओं को किस तरीके से प्रभावित करेगी ऐसे लगता है? क्या उनको ये जो माध्यम है, सिनेमा हो या फिर ऑडियो विजुअल हो, उससे भी ज्यादा प्रभावित क्यों कर सकता है? और रंगभूमि और ये आपका थिएटर ऑफ रिलेवेंस जैसा, ये उनको कैसे आगे की दिशा दे सकता है? अश्विनी जी। एक तो मैं वो बात बताना चाहती हूँ जो आपने बोला कि जैसे माधुरी दीक्षित हो या अमिताभ बच्चन हो, ये बनना चाहते हैं, ये जोखिम क्यों? और बाद में आपने बोला कि आप अश्विनी बने, आप मंजुल बने, आप कोमल बने, तो यही तो बात है। मैं अश्विनी बनना चाहती हूँ, मैं माधुरी दीक्षित नहीं बनना चाहती। तो ये जो रंग कर्म है, थिएटर ऑफ रिलेवेंस है, मुझे अश्विनी बनाता है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और हाँ, थिएटर ऑफ रेलेवेंस या नाट्य सिद्धांत
जीवन की नई दिशा देता है। नाटक यानी मानवीय भावनाओं को, विचारों को और उसके उद्देश्यों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और ये नाटक, जब मैंने ये नाटक शुरू किया तो मैं अपने आप को अभिव्यक्त करने लगी, और अभिव्यक्त जब तक आप नहीं होते तब तक आपके जीवन को दिशा नहीं मिलती। और ये बात मुझे एक समझ में आई कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, कि जैसे कोई एक निर्णय लेता है, सत्ता पे हो या कोई भी सत्ता पे हो, कोई एक निर्णय लेता है जिसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ता है, और जब वो मेरे जीवन पे पड़ता है तो उस निर्णय को मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन का प्रश्न है, और इसलिए ये रंगकर्म मुझे ताकत देता है। और हर युवा को एक ताकत मिलती है जब वो अपने सवाल को सत्ता के सामने रखता है, क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं उठेंगे तब तक जीवन को दिशा नहीं मिलेगी। और थिएटर ऑफ रिलेवेंस में मेरी भी जो अवधारणा थी कि रंगकर्म को या रंगमंच तक सीमित रखना है, लेकिन जब मैंने थिएटर ऑफ रिलेवेंस में एक नाटक को शुरुआत की तो सबसे पहले तो मेरे एक लड़की होने का, एक इंसान तक होने का सफर मैंने तय किया। फिर बाद में एक इंसान से एक अवधारणा मैंने तोड़ी, तो ये रंगकर्म में मेरे साथ किया है, और आज हर युवा को इसकी जरूरत है। जैसे अनहद नाद में एक डायलॉग है, एक संवाद है जो मैं बताना चाहती हूँ कि रंगकर्म क्या करता है। आपको जीवन जीते हुए ये परिभाषित करना जरूरी है कि आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है और असफलता के क्या मायने हैं, क्योंकि ये आपकी जीवन यात्रा है। आप अपनी जीवन यात्रा पर पहली और अंतिम बार चलते हो। नेवर बिफोर नो वन ट्रैवल योर जर्नी। आपकी यात्रा आपकी है। आपसे पहले आपकी जीवन यात्रा पर कोई नहीं चला, ना ही चलेगा और ना ही चल सकता है। आपकी जीवन यात्रा की दिशा, मार्ग आपको तय करना है, आपको बनाना है, और जिस रास्ते पर कोई नहीं चला वही आपकी मंजिल है, वही आपका अनूठापन है, और उन्हीं रास्तों के दर्द को अनुभव करना है। इस दर्द की दवा निकालनी है, निवारण करना है, कोई और नहीं कर सकता। और यही बात आपको भीड़ से अलग करती है। लेकिन आप हमेशा रोते रहते हो, हमेशा भीड़ से घिरे रहते हो, भीड़ में भीड़ बनकर जीते हो भीड़ का गुमनाम जीवन, क्योंकि भीड़ आपको नए रास्ते पर नहीं जाने देती, वो रोकती है, और आप जिंदगी भर द्वंद में रहते हो, टू बी और नॉट टू बी। जीवन में गुजार गुमनाम भीड़ में खत्म हो जाते हो। इसलिए अपने लक्ष्य, रास्ते, मंजिल तय करो और भीड़ के चक्रव्यूह को अपनी कला से भेद कर, तोड़कर नया मोक्ष मार्ग सृजित करो और कलाकार के अमृतत्व को प्राप्त करो। यही पवित्र और सच्चे कलाकार का साध्य और साधना है। इस साध्य और साधना के लिए जो माध्यम लगता है, साध्य भी है, साधना है, लेकिन माध्यम क्या होगा? जैसे कि अगर थिएटर ऑफ रिलेवेंस में आना है, कितने युवाओं को जुड़ना है, तो वो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये बहुत सिंपल ऐसे लगते हैं सवाल, लेकिन जो आप दिखा रहे हो, ये दिखाने के लिए की जरूरत मुझे लगी, ये बहुत जरूरी था जानना कि आप कहाँ तक पहुंचे। एक छोटी सी बात थी कि मुझे बनना है एक्टर, लेकिन एक्टर बनने से लेकर अपनी खोज को लेकर अपने अंदर की अश्विनी या अपने अंदर की कोमल, सायली या तुषार ढूंढना, ये थिएटर ऑफ रिलेवेंस ने किया और आपके घर को भी ढूंढने को कहा। तो मैं कैसे देख रही हूँ बताती हूँ, और मंजुल जी के पास आती हूँ कि सिद्धिविनायक टेम्पल के सामने बहुत सारे युवाओं की लाइन लगी होती है और वो खोज में है। मैंने देखा कितने सारे लोग दरगाह पे खड़े हैं और उसमें युवा है, खोज में है,
कितने सारे लोग हैं नौकरी नहीं मिली है, तो मैंने देखा है कि मुंबई के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं और केवल आते जाते हुए ट्रेन को देख रहे हैं। समुद्र के पास देखा बहुत सारी भीड़ है और करने को कुछ नहीं है और वहां खड़े हैं और देख रहे हैं। तो ऐसे समय पे जो आप कह रहे हैं, अगर वो उनके हाथ में, उनके मन में, उनके अनुभूति में और उनकी चेतना में अगर हो, तो क्या बदलाव हो सकता है मंजू जी? बिल्कुल हो सकता है। जो आपने सिद्धिविनायक पे देखे, जो यहाँ मंडी हाउस में खड़े रहते हैं, जो आपने लाइन देखी है, एक्चुअली वो अपने आप को देखते नहीं, वो देखते हैं मुझे महीने में यहाँ 30,000 रुपया मिलेगा, यहाँ 1 लाख रुपया मिलेगा, यहाँ प्रसिद्धि मिलेगी, और इसलिए वो भटक जाते हैं और ये मृग मरीचिका है और यही सत्ता दिखाती है, सत्ता यही दिखाती है। अब ये एक बात है। अब 8 मिनट बचे हैं, मैं चूंकि फिर हम 1 घंटे में वो अलग प्रोग्राम, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात। पहला, जैसे मैंने कहा, दृष्टि संपन्न होना, और दृष्टि संपन्न जो है वो यही है कि मैं कहां भाग रहा हूं, मैं मृग मरीचिका के पीछे क्यों दौड़ रहा हूं। अगर डॉक्टर सब बन रहे तो मैं डॉक्टर क्यों बनूं, सब इंजीनियर बन रहे तो मैं इंजीनियर क्यों बनूं, सब कुछ और कर रहे हैं। ये जो चूहा दौड़ है, इसको हमें बताने की, रोकने की जरूरत है। दूसरा, मैंने ये कहा कि साथियों, युवाओं, रंगकर्मी जो बनना है, आपको ये 4 जो सत्ता है, समाज की सत्ता, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, इन सब के अलग आपको अपनी एक स्वतंत्र बनाना पड़ेगा। यानी कि पहला भाग है रंग प्रक्रियाओं से, रंग संकल्पनाओं से और रंग कर्म से आप अपने स्व को उज्ज्वलित करिए, स्व को अपनी चेतना से जोड़िए, फिर उस कलात्मक चेतना से अपना एक तंत्र खड़ा करिए जो इन मंजुल जी का कनेक्शन टूटा है कि ये कलात्मक प्रक्रिया। मैं लौट आया हूँ, मेरी आवाज सुन रही है किसी को, तो मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, आवाज आ रही है, सुनाइए। आवाज आ रही थी, अभी फिर से कनेक्शन टूटा है। ये बार बार तो टूटता जाएगा ही, क्योंकि वो हमारी स्व प्रक्रिया और स्वतंत्र, जब भी स्वतंत्र और अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता ऐसे शब्द आते हैं, तब ये आवाज टूटने के अंदर। मेरी आवाज साथियों को सुनाई दे रही है तो कोई हाँ बोले। हाँ जी सर। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी केवल 6 मिनट है, और 6 मिनट में मुझे 1-1 मिनट में आप बताइए कि इस करियर को लेकर इनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये कोई नहीं, तो ये आपके पास कैसे आए थिएटर ऑफ रिलेवेंस के पास? एक तो जो सर बात बता रहे थे स्वतंत्र की, कि खुद का एक तंत्र बनाना कलाकार के लिए बहुत आवश्यक है खड़े रहने के लिए, और थिएटर ऑफ रिलेवेंस से हर युवा जुड़ सकता है हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, या कांटेक्ट करके हर हमारे जो वर्कशॉप्स होते हैं उस मॉडल को वो जोड़ सकते हैं, हमारा जो रंग आंदोलन है उससे जुड़ सकते हैं, और इस आंदोलन का हम आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, तो एक तो ये रंग आंदोलन है, उसके साथ आप जुड़ सकते हो। दूसरा ये कि ये रोजगार के तौर पे कैसे देखा जा सकता है, तुषार आप बता सकते हो? जी बिल्कुल, क्योंकि थिएटर ऑफ रिलेवेंस नाट्य सिद्धांत में सबसे बड़ा है प्रेक्षक, और प्रेक्षक से हम जुड़ते हैं, प्रेक्षक से बात करते हैं, और प्रेक्षक को एक पहला रंगकर्मी होने के नाते उनको नाटक दिखाते हैं, और प्रेक्षक ही हमारी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत ही प्रेक्षक है। अरे मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज लौट आई है। अरे भारत सरकार तो बहुत ताकतवर है। वो भारत सरकार जब एक मजदूर जो दिहाड़ी पे उसके टैक्स से चलती है, तो भैया बाकी लोग क्या है? जब अल्टीमेटली वी द पीपल ही भारत के मालिक है, तो आप मालिकों से बात करो ना। कहाँ दलालों से बात कर रहे हो? कहाँ वो शोषण करने वाले कॉर्पोरेट से बात कर रहे हो? कहाँ दर्शकों के, जनता के वोट पे खड़े हुए किसी 56 इंची भिखारी सत्ता के आगे भीख मांग रहे हो? और मैं वही कह रहा था कि आपको
अपना स्वतंत्र बनाना पड़ेगा। स्व यानी चेतना जागृत करिए और उस चेतना को जागृत करने का आप तंत्र खड़ा करिए जो इन चारों सत्ताओं को आईना दिखाने की का साहस रखता हो, और वो रंगकर्मी में होता है। रंगकर्मी को आप मार सकते हो, उसकी जान ले सकते हो, लेकिन उसको आप बोलने से नहीं रोक सकते, आप रंगकर्मी हैं। दूसरा लता जी एक और मैं बात कहूं, फिर मैं इसको लाता हूं। थिएटर ऑफ रेलेवेंस के इन साथियों ने एक तंत्र विकसित किया जहां युवा साथी अनुभव कर सकते हैं। वो है हमारी रंग सृजन कार्यशालाएं, या जिसको हम कहें रंग सृजन प्रयोगशाला। आपको भ्रांतियों को दूर करने के लिए सबसे पहले वैसे बन के जिंदा तो रहिए कुछ दिन, तो उसके लिए 5 दिन 10 दिन ऐसी हम एक सृजन प्रयोगशालाएं लगाते हैं, जहां आप सुबह 5 बजे उठिए और रात के 2 बजे तक आप उस पर काम करिए। और ये थोड़ा गुरुकुल से अलग है। गुरुकुल में गुरु अपना हंटर चलाता है, लेकिन ये हमारी सृजन प्रयोगशाला सहभागियों पे आधारित है कि सहभागी जो अनुभव करना चाहते हैं वो उसको आगे लेके जाते हैं और फिर उसको अनुभव करके देखते हैं। इसका तीसरा पड़ाव है, इस मॉड्यूल के बाद हम उनको सबको घर भेजते हैं ताकि वो अपने घर में, जैसे तुषार ने कहा, अपने गांव में, मतलब ये प्लांटेड ना हो कि चंद मेट्रो शहर में कृत्रिम थिएटरों में बैठ के आप जो है वो करें कि ये नाटक है, वो रंग नुमाइश। हम ये सृजन प्रयोगशालाएं प्रकृति की गोद में लगाते हैं, जंगल में लगाते हैं, सूर्य के पास लगाते हैं, पानी के पास लगाते हैं, प्रकृति से संवाद करते हैं, और उस संवाद से हमारे अंदर जो इंसानियत का विवेक है उसको साधते हैं। तीसरी बात, 10 सेकंड में खत्म करता हूं। हम जो साथी ग्रासरूट लेवल पे गांव में जुड़ना चाहते हैं उनको भी अनुभव शेयर करते हैं ताकि वो अपना रंगकर्म अपने गांव में कर सके और वहां स्वावलंबी होकर तंत्र को विकसित कर इन सत्ताओं को सत्य दिखाते रहे। जी लता जी। हम आखिरी में आए हैं, आप में से कोई भी ये बता दे कि आपको किस तरीके से संपर्क करें, क्योंकि मुझे लगता है अभी अगर लोगों ने नहीं भी देखा है तो बहुजन संवाद बाद में बहुत बार देखा जाता है, और खास तौर पे जब आपका शो होता है तो वो यूट्यूब पे मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल बड़े चाव से बाद में देखते हैं। समझने के लिए भी मुझे लगता है समय भी लगता होगा। और ये अनहद नाद को लेकर जो बात आप कर रहे थे, या आपके प्रयोग कार्यशाला का या प्रयोगशाला का, तो वो कहाँ आए? आपके पास आना है तो कहाँ मिले आपको? जी बिल्कुल, फेसबुक पे हम या सोशल मीडिया पे हम अपनी कार्यशालाओं के बारे में बताते हैं, डालते हैं, ग्रुप्स में डालते हैं, तो उस जरिए से हमारे साथ रंग आंदोलन में हर युवा जुड़ सकता है और वहां कांटेक्ट कर सकता है, वहां बात कर सकता है और अपनी बात भी रख सकता है। और यहाँ कोई भी सो कॉल्ड ऑडिशन और ये सब नहीं होता, ये सर्व समावेशक कार्यशालाएं हैं और नाटक की प्रक्रिया है जहाँ सबका स्वागत होता है। तो आपके यहाँ आयु मर्यादा युवाओं की है या बाकी भी अन्य, आप कैसे किस तरीके से करते हो? जी, यहाँ आयु मर्यादा नहीं, क्योंकि हमारे हर कार्यशाला में छोटे से बच्चे से लेकर बड़े एज तक सभी इंसान आ सकते हैं और सबका स्वागत है। जब आप करते हो तो उसके लिए जो मेहनत लगती है वो मेहनत दिन रात करनी पड़ती है, तो क्या उसके लिए कोई किसी भी तरीके का पहला प्रमाण पत्र होना जरूरी है या फिर आने के बाद मेहनत करने की ये तैयारी होनी चाहिए? मुझे लगता है मेहनत से पहले वो चाहत और इच्छा होनी बहुत जरूरी है, और जब यहाँ से विचार से वो इच्छा जुड़ेगी तो फिर बाकी मेहनत तो बिल्कुल होगी। जी आप म्यूट है। हाँ, 2 ही मिनट रह गए हैं, अभी 1 ही मिनट रह गया है, तो मैं सब आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि अभी हमारे कार्यक्रम और भी चलते रहेंगे। थिएटर ऑफ रिलीवेंस ने आज बताया है कि युवाओं को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि आपके अंदर के रुझान को
आपके अंदर के अभिनय को, आपके अंदर के लेखन को, आपके अंदर के नाट्यकर्मी को और नाटक क्या है ये समझते हुए एक रंगभूमि अपने आजू बाजू के संदर्भ में, रिलीवेंस यानी संदर्भ, उस पूरे संदर्भ में अपने खुद को और अपने घर को भी एक रंगभूमि के जैसे समझकर भी खुद को अभिनीत किया जा सकता है। या अभिनीत यानी केवल एक एक्टिंग नहीं है, तो वो एक्टिंग के तौर पे न देखते हुए इसको एक पूरी कलाकृति के तौर पे खुद में जिंदा रखना और लोगों के लिए वो जिंदा रहने के लिए उस रिलीवेंस के साथ काम करना, ताकि आप हुकूमत, तानाशाही या फिर कोई भी दमनकारी शक्तियां हो उसके खिलाफ खड़े हो सके। और उसी को एक अनहद नाद के तौर पे ये लोग देख रहे हैं। जैसे मैं खुद हमेशा कहती हूँ अत्तदीप भव, तो ये अत्तदीप भव बुद्धिज्म से आता है। तो हम स्वयं प्रकाशित होने की प्रक्रिया में नाटक किस तरीके से काम करता है उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। तो केवल नौकरी, रोजगार या करियर नहीं, तो वो हमारे करियर, रोजगार, उसके साथ साथ एक हमारी हॉबी के साथ साथ हमारे जीवन यापन का भी मार्ग बन जाता है थिएटर ऑफ रिलीवेंस। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तुषार जी, साइली जी का, कोमल जी का, अश्विनी जी का और मंजूल भारद्वाज जी का बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे अगले बार, तब तक के लिए जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उल गुलान उल जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद, सतरंगी सलाम और बहुरंगी सलाम। जिंदाबाद। हम है, हम है, हम है।